भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में यूक्रेन और पोलैंड की एक विजिट पे गए और आज के इस वीडियो में इसी विजिट के ऊपर एक एनालिसिस करके देखेंगे कि इस विजिट से भारत को क्या मिला और क्या ऐसी प्रकार की विजिट्स हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पोलैंड जो है उसका रिश्ता और भारत का रिश्ता आज से कई साल पुराना है। ऐसा नहीं है कि पोलैंड के साथ कोई हमारी डिप्लोमेसी या कूटनीति जो है वो हाल ही में शुरू हुई। इनफैक्ट आपको सुन के ये चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक लगेगी कि जब विश्व युद्ध 2 चल रहा था, तो उस दौरान बहुत सारे पोलैंड के नागरिक भारत के थ्रू पोलैंड को जा रहे थे। और जब वो पोलैंड को जा रहे थे और क्योंकि विश्व युद्ध 2 चल रहा था, तो उस समय भारत के अंदर जो कोल्हापुर के महाराजा थे और साथ ही में जो राजकोट के महाराजा थे, इन दोनों लोगों ने उस समय इन पोलैंड के लोगों को ये बात की सलाह दी कि आप इस समय भारत को पार करते हुए आगे कहीं और मत बढ़िए, क्योंकि आगे आपकी जान को खतरा है। और ये कोई कम लोग नहीं थे, लगभग 20 से 25,000 ऐसे पोलैंड के नागरिक थे जो उस समय भारत को पार करते हुए पोलैंड जा रहे थे। लेकिन जब उनको कोल्हापुर और साथ में राजकोट के महाराजाओं से ये सलाह मिली, तो उस सलाह का इन्होंने पालन किया और विश्व युद्ध 2 के दौरान ये सारे जितने भी पोलैंड के नागरिक थे, ये भारत में रुके। विश्व युद्ध 2 खत्म होने के बाद जब ये पोलैंड वापस लौटे, तो उस समय पोलैंड की सरकार ने भारत की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने ये तक बोला कि आप लोगों ने हमारे नागरिकों को पनाह दी, उनकी जान बचाई, इसके लिए हम आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं और खुशी प्राप्त करते हैं। तो भारत और पोलैंड के रिश्ते उतने पुराने हैं। दूसरी बात, जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं, तो शीत युद्ध के दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि पोलैंड सोवियत यूनियन का हिस्सा बन चुका था। सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के कारण से ये हुआ कि क्योंकि भारत और सोवियत के संबंध शीत युद्ध में अच्छे हुआ करते थे, तो सोवियत ने हमें पोलैंड में अपनी कूटनीति को करने के लिए एक स्पेस क्रिएट करने का मौका दिया। जब हम स्पेस की बात करते हैं, तो हमने जब पोलैंड के साथ शीत युद्ध में एंगेज किया, तो भारत को उस समय कूटनीति के लेवल पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण ये पता चली कि जो पोलैंड के लोग हैं, उनमें पोएट्री का बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। वो पोएट्री के बड़े शौकीन हैं। उस समय भारत ने एक कदम उठाते हुए जितनी भी हमारी कालिदास की पोएट्री थी और जितनी पुरानी हमारी प्राचीन लेवल पर भारत के अंदर पोएट्री हुआ करती थी, राजा तरंजनी, ये सारी पोएट्रीज को हमने पोलैंड की पोलिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर कर उनको दिया। और जब उन्होंने हमारी पोएट्री पढ़ी, इस पोएट्री को पढ़ने के बाद भारत के साथ उनके संबंध पोलैंड के और गहरे हुए। लेकिन शीत युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, शीत युद्ध खत्म होने के बाद पोलैंड ने अपने आप को सोवियत के शिकंजे से पूरा विड्रॉ करते हुए एक मार्केट इकोनॉमी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। जब उसने अपने आप में एक कैपिटलिज्म अपनाया और यूरोपियन संघ के साथ वो जुड़ने लगा, तो उस समय ये चीज हुई कि भारत ने भी इस चीज का फायदा उठाते हुए पोलैंड के साथ अपने रिश्ते बरकरार रखे। हमें ये समझ आने लगा कि पोलैंड एक बड़ा महत्वपूर्ण ईस्टर्न यूरोपियन देश है और ये ईस्टर्न यूरोपियन देश पोलैंड जो है, ये कहीं ना कहीं भारत के पूरे ईस्टर्न यूरोप के एंगेजमेंट के साथ हमें मदद करेगा। हम पोलैंड के साथ जुड़े रहे, पोलैंड के साथ हमने जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो मार्केट लेवल पर ग्लोबलाइजेशन के रिश्ते बनाए। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन, क्या हम पहली बार यूक्रेन गए? ऐसी बात नहीं है। भारत के पूर्व कई प्रधानमंत्री भी यूक्रेन जा चुके हैं, लेकिन ये यूक्रेन की जो विजिट थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इस समय आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में एक युद्ध चल रहा है। भारत को यूक्रेन में जाने की आवश्यकता क्या थी? बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आवश्यकता ये थी कि जब भारत यूक्रेन इस समय गया, तो भारत अपनी विदेश नीति में एक नया टेम्पलेट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इस नए टेम्पलेट का नाम है वॉर जोन डिप्लोमेसी। भारत आज की डेट में जब ये वॉर जोन डिप्लोमेसी की बात करता है, तो इस वॉर जोन डिप्लोमेसी के तहत भारत बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक ऐसा विश्व तौर पर इमेज क्रिएट करना चाहता है कि नंबर वन, वो विश्व के सामने एक हल्का प्लेयर नहीं है। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि विश्व के प्रॉब्लम्स में पहली बात तो इंटरेस्ट लेता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम यूक्रेन गए, हमने यूक्रेन जाकर जब ये बात बोली कि हम ना रूस के साथ हैं ना यूक्रेन के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं, हम पीस के साथ हैं, तो भारत ने पूरे ग्लोबल लेवल पर एक मैसेज दिया। और ये भारत की कूटनीति के लेवल पर इमेज मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा बहुत क्रूशल मैसेज है कि हम
एक पीसफुल डिप्लोमेसी को प्रमोट करते हैं। अब आप दूसरी चीज़ को समझिए, हम जब भारत अभी हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन होके आए, तो हमने बहुत सारे वहाँ पर एग्रीमेंट साइन किए। ये एग्रीमेंट्स भी अगर आपने नहीं भी देखे होंगे तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि ये ज़्यादातर हाई टेक्नोलॉजी के डोमेन में थे। हाई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ये होते हैं एक कवर। इनके पीछे एक बहुत बड़ा खेल होता है। ये खेल आपको कभी समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये खेल का प्रचार ज़्यादा नहीं किया जाता, पर हम इस खेल को समझते हैं। बड़े लंबे समय से अमेरिका एक नीच राजनीति और एक नीच कूटनीति करता आ रहा है। वो पाकिस्तान को पिछले 1 साल से प्रोवोक कर रहा है कि पाकिस्तान, आप अपने वेपन्स यूक्रेन को बेचिए। यूक्रेन को अगर आप वेपन बेचेंगे तो यूक्रेन उन वेपन्स का प्रयोग रूस के खिलाफ करेगा। और यूक्रेन पिछले लगभग 1 साल से पाकिस्तान से वेपन खरीद रहा है। इन वेपन्स का प्रयोग करके वो इन वेपन्स को रूस के खिलाफ प्रयोग कर भी रहा है। लेकिन आप एक चीज को देखिए कि इस पूरे गेम प्लान में ना रूस ना भारत बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। लेकिन हमें इसके पीछे का खेल पता है। खेल क्या है? पाकिस्तान कोई वेपन खुद नहीं बना रहा। आज जो भी वेपन पाकिस्तान व्यापार के तौर पर एक्सपोर्ट करके यूक्रेन को दे रहा है, ये सारे के सारे वेपन्स और कुछ नहीं बल्कि चीनी वेपन्स हैं। चीनी वेपन्स जो हैं, चाइना उनको बनाकर पाकिस्तान को बेच रहा है और पाकिस्तान को परमिशन दे रहा है कि आप ये वेपन्स का एक्सपोर्ट कीजिए। क्यों? ताकि इससे सबसे पहली बात चीनी सरकार को ये समझ आएगा कि उनके बनाए हुए जो वेपन्स हैं, उनका वॉर टाइम लेवल पर या एक युद्ध के स्थान पर कैसा प्रयोग है, वो कैसे इम्प्रोवाइज करें, उसको और कैसे बेहतर बनाए। और दूसरी चीज देखिए, अमेरिका इतना एक अच्छा खेल खेल रहा है इस समय कि यूक्रेन में जब पाकिस्तान से वेपन आता है तो वो सबसे पहले उस वेपन की इंस्पेक्शन करके उस वेपन के ढांचे को समझने की कोशिश करता है। उस वेपन के ढांचे को देखकर ये जानने की कोशिश करता है कि ये वेपन चाइना ने किस तरीके से बनाया, चीन की क्या नीति थी, चीन की सोच क्या थी, चीन की मिलिट्री जो है जब वो मास लेवल पर वेपन का प्रोडक्शन कर रही है तो ये वेपन के प्रोडक्शन में उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है, किस प्रकार के वेपन बना रही है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो यहाँ पर अमेरिका के लिए पाकिस्तान को एक यूक्रेन में फ्रंट देना इनइफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये चाइना के पूरे प्लान को एक्सपोज कर रहा है। लेकिन चाइना को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चाइना को सबसे बड़ा जो मुनाफा दिख रहा है वो ये है कि अगर अमेरिका मेरी टेक्नोलॉजी देख भी लेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे जो पाकिस्तान का दिया हुआ वेपन जब यूक्रेन जाएगा और यूक्रेन में वो जब उसका प्रयोग युद्ध में होगा, तो युद्ध में होने के बाद जो मुझे इम्प्रोवाइजेशन करने का मौका मिलेगा, मेरे लिए वो ज्यादा बड़ी चीज है रादर देन कि अमेरिका मेरे वेपन को देखे या ना देखे। लेकिन अब यहाँ पर भारत कैसे फिट होता है? भारत यहाँ पर ऐसे ही फिट होता है कि भारत आज की डेट में जब इन वेपन्स को देख रहा है, भारत जब आज की डेट में जब जाकर यूक्रेन से हाई टेक्नोलॉजी के ये जो अग्रीमेंट्स कर रहा है, इन हाई टेक्नोलॉजी के अग्रीमेंट्स के पीछे ये रणनीति होती है कि आप अपने इंटेलिजेंस को, आप अपनी मिलिट्री को इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में कोऑपरेट करने के लिए भेजें। अब भारत की मिलिट्री और इंटेलिजेंस यदि यूक्रेन की मिलिट्री और इंटेलिजेंस के साथ एंगेज करके इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में अगर किसी प्रकार का कोई डोमेन एक्सप्लोर करेगी, तो आप सोचिए कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान के उन वेपन्स के बारे में पता चलेगा। अब अगर हमें यूक्रेन में पाकिस्तान के दिए गए वेपन्स के बारे में पता चलेगा तो हमारे लिए फ़ायदा ये है कि क्योंकि आज यदि आप कश्मीर के टेररिज्म को ऑब्जर्व करें, नॉर्थ ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी है उसको ऑब्जर्व करें, दोनों जगह पर अगर आप एक कॉमन पॉइंट देखते हैं तो पाकिस्तान आज की डेट में चीनी वेपन्स का प्रयोग कर रहा है। अगर आज चाइना ये वेपन पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान वो वेपन यूक्रेन को दे रहा है और यूक्रेन अगर वो वेपन रूस के खिलाफ युद्ध में प्रयोग कर रहा है और भारत को यदि उन वेपन्स के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए तो हमें चीन के उन वेपन्स की जानकारी मिलेगी। हमें कल को इस चीज में प्रिपेयर्डनेस करने के लिए फायदा मिलेगा कि कल को यदि चीन किसी भी प्रकार का वेपन अगर मान लीजिए पाकिस्तान को देता है तो हमें कम से कम ये मालूम रहेगा कि पाकिस्तान वो वेपन का अगर प्रयोग मान लीजिए भारत के खिलाफ कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी वो करता है तो हम उस वेपन को उसी समय उसको पहले ही रोक सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम उसी प्रकार के वेपन्स का काउंटर वेपन या तो इंपोर्ट कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो ये जो हाई टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट अभी हमारा यूक्रेन के साथ हुआ, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विजिट का पार्ट था।
और ये विजिट का पार्ट आपको जनरली अखबारों में पढ़ के नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसके पीछे की ये जो जियोपॉलिटिक्स थी वो ये थी। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम यूक्रेन और गए, हमने एक चीज़ यूक्रेन में जाकर ये भी बोली, हमने कहा कि हम यहाँ पर भारत एज अ देश तो आए हैं, लेकिन हम साथ में ग्लोबल साउथ का एक लीडर बन के भी आए हैं। ग्लोबल साउथ के उन सारे देशों के नाम पर भारत ने खड़े होकर वहां पर एक गुहार यूक्रेन को लगाई कि यूक्रेन, आपके यहाँ पर गेहूं का उत्पाद होता है, आपके यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल का उत्पाद होता है, आपके इस युद्ध के कारण आज की डेट में जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, इन सारी ग्लोबल साउथ की कंट्रियों में गेहूं की शॉर्टेज, सनफ्लावर ऑयल की शॉर्टेज से क्राइसिस हो रहा है। हमने जो ये पोजीशन वहां जाकर ग्लोबल साउथ के लीडरशिप के तहत ली, इससे कहीं ना कहीं भारत एक ऐसी इमेज क्रिएट कर रही है कि वो जाकर दूसरे देशों के सामने, खास करके यूरोप के सामने, ये बता रही है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी यहाँ पर आए हैं। और ये एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की और एक बड़े इमर्जिंग नेशन की एक बहुत पॉजिटिव इमेज है। तीसरी चीज, आज जब भारत ग्लोबल साउथ का लीडर होकर वहां खड़ा हो रहा है और ये बातें कर रहा है, ओवर एंड अबव जो जियोपॉलिटिक्स का हमने एक गेम खेला अभी यूक्रेन जाकर, अब हमें एक चीज समझ आ गई, एक चीज ये समझ आ गई कि हमने पूरे विश्व तौर को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया इस विजिट से पोलैंड और यूक्रेन के। और वो मैसेज ये था कि भारत अब एक इमर्जिंग कंट्री है, एक राइजिंग पावर है, और ये जो राइजिंग पावर है इसके ग्लोबल एम्बिशन है। एक ग्लोबल एम्बिशन ऐसे हैं कि जिन ग्लोबल एम्बिशंस के तहत हम लॉन्ग रन में एक ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं। और जब आप एक ग्लोबल एम्बिशन, ग्लोबल पावर का रखते हैं, तो उस समय एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण ये होती है कि आप ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। आज की डेट में यदि भारत, मान लीजिए, क्लाइमेट चेंज के लेवल पर सोलर टेक्नोलॉजी में अगर एक इनिशिएटिव ले रहा है, आज भारत अगर मान लीजिए कि यूक्रेन के अंदर जाकर एक ऐसा मैसेज कर रहा है कि हमें इस एरिया में पीस मेंटेन करने की आवश्यकता है, तो इससे भारत अपने आप को एक ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल प्लेयर भी पोर्ट्रे कर पा रहा है। और ये कह पा रहा है कि ये जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में हमारे ग्लोबल पावर स्टेटस को सपोर्ट और स्ट्रेंथन करती है। तो आई होप इस विजिट के पीछे की जो 3 कहानियां मैंने आपको बताई, सबसे पहला कि चीनी पाकिस्तानी एक्सेस को समझना और उसके रणनीति और जियोपॉलिटिक्स को तोड़ना, दूसरा जो हमारा ग्लोबल साउथ की एक लीडरशिप की पोजीशन, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कि जो भारत ने ये बात बोली कि हम अब ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हैं, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हैं। ये तीनों चीजें हमने इस विजिट से अचीव करी। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको इस पूरी विजिट के पीछे का जो खेल था वो अब समझ आ गया होगा। धन्यवाद।